हमारी लगभग इसमें 40-45 मकान और दुकानें चलेगी, पूरे शहर की, पूरे बाजार की, और लोगों की इसमें जमीनें भी चलेगी। टेंटों में रह रहे, कहीं रिश्तेदारी में रह रहे, ऐसे ही भटक गए हम लोग। कहाँ जाएंगे? सबके बिजनेस काम बंद हो गए, मकान चले गए। ना उनके पास जमीन है, ना उनका घर रहा, ना कुछ रहा। फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। एक साथ सब पानी छोड़ रहे हैं, उससे ही जो बड़े नुकसान इस वक्त हुए इस साल, वो इन डैमों की वजह से इसलिए हुए। ये आवाजें जो आपने सुनी वो कुल्लू से कोई 50 किलोमीटर दूर सैंज घाटी की हैं। ये हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले इलाकों में रहा, लेकिन सैंज घाटी और इसके आसपास तबाह हुए गांव राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से दूर ही रहे हैं। इसकी जानकारी स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए ही हमारे सामने आई। न्यूज लॉन्ड्री की टीम सैंज घाटी में हुई तबाही को कवर करने पहुंची। कुल्लू जिले के इस इलाके में गांव के गांव बाढ़ में साफ हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हुए और आज टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। सर, हमारा नुकसान, हमारी लगभग इसमें 40-45 मकान और दुकानें चलेगी, पूरे शहर की, पूरे बाजार की, और लोगों की इसमें जमीनें भी चलेगी। ये टोटल पत्थर जो है अभी पानी में आए, ये नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर आए तो समझो कि कितना पानी आया। इनको डैम पहले खाली कर देना चाहिए था, इनकी वजह से हम सब जो है बर्बाद हो गए। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक त्रेड़ा गांव पड़ता है। वहाँ पे टोटल 7 जो परिवार है वो बेघर हो चुके हैं। ना उनके पास जमीन है, ना उनका घर रहा, ना कुछ रहा। फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। और आजकल तो लोगों के घर में रह रहे हैं और कई तो खेतों में तंबू लगा के रह रहे। इतनी बुरी हालत है। रहने के लिए जगह कहाँ है? रहने के लिए कहाँ सर, कोई बाहर रह रहे हैं, किसी के लिए रूम मिलना मुश्किल है। रोडों पे रह रहे हैं बेचारे, टेंट लगा के। हमारे लिए टेंट मिले हुए हैं और रूम तो है नहीं कहीं भी हमारे लिए। हम बच्चों के साथ ऐसे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे देखो कहाँ जाएंगे हम। ना घर बचा, ना रोजगार बचा। खेती करते थे, खेती से गुजारा होता था, फिर वो सारा चला गया। सैंज घाटी का बर्बाद सुनसान इलाका कभी बड़ा ही गुलजार बाजार होता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इस बर्बादी की जिम्मेदारी ये लोग यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चला रही कंपनियों पर डालते हैं। इन कंपनियों के बांधों से छोड़े गए पानी का सैलाब इनके घर और दुकानों को बहा ले गया। कई छोटी बड़ी परियोजनाओं के अलावा नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC का एक बड़ा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चल रहा है। संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमेशा ही निर्माण के लिए तोड़फोड़, जल निकासी के मिसमैनेजमेंट, जंगलों के कटान और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए बदनाम रहे हैं। ये सिर्फ NHPC की गलती से ही सब काम हुआ है और आज ये सब मुकर्रर क्यों हुआ? उस दिन रेड अलर्ट किया गया था, येलो अलर्ट किया गया था, इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई कि खाली कर दो, नदी के किनारे जो भी घर है खाली कर दो? वो भी इन्होंने बोला नहीं। और एकदम डंपिंग इनकी है। पहले इनका ये डैम है, उसके बाद इनका डंपिंग एरिया है। डंपिंग एरिया पहले उठ गया, पानी एकदम से छोड़ दिया इन्होंने, सबके सब गेट खोल दिए ना, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं और खोल दिए। खोलने की वजह से सिलट भर गई। ये हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्वती नदी है जो आगे जाकर ब्यास में मिलती है। पार्वती घाटी में आज कई जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और उनकी वजह से पानी को एक नदी से दूसरी नदी में डाला जा रहा है पावर हाउस में भेजने के लिए। लेकिन इस कारण अचानक नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और उससे बाढ़ का खतरा भी। यहाँ से ऊपर लगभग 6 बड़े डैम हैं जो 100 मेगावाट से ऊपर के हैं और उसके बाद 40 के करीब छोटे माइक्रो हाइडल्स यहाँ हैं। ये करके रहे हैं कि बरसात में पानी जब इनके डैम में भर जाता है तो बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सिस्टम के ये पानी छोड़ देते हैं। असल में होना ही चाहिए था कि प्रबंधन ये होना चाहिए था कि जब जैसे भी अलर्ट आया कि बारिश होने वाली है तो थोड़ा थोड़ा पानी सब डैम छोड़ते, एक दूसरे से इनका लिंकेज होता, संबंध होता, कांटेक्ट होता कि मैं छोड़ रहा हूँ पानी, दूसरा छोड़ता। ये एक साथ सब पानी छोड़ रहे हैं, उससे ही जो बड़े नुकसान इस वक्त हुए इस साल, वो इन डैमों की वजह से इसलिए हुए। ये एक बड़ी विडंबना ही है कि हाइड्रो पावर को ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, लेकिन यही ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत पर मिल रही है। हमने इन तमाम आरोपों पर सफाई के लिए NHPC के अधिकारियों से संपर्क किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने 14 अगस्त को हमसे बातचीत में कहा, हमने सैंज घाटी में चालू पार्वती 3 पावर स्टेशन को बंद कर दिया है क्योंकि वहां काफी गाद भर गई है।
फिलहाल यहां बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोगों के आरोपों पर इस अधिकारी ने कहा कि हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का पालन किया है। एनएचपीसी ने ऐसे हालात के लिए तय नियमों और कार्यप्रणाली का पालन किया, इस अधिकारी ने हमें बताया। हम पानी को बांध के अंदर रोक कर नहीं रख सकते। जो भी पानी जमा होता है हमें मैनुअल के हिसाब से उसे छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी जगहें हैं जहां कोई बांध नहीं है और वहां भी तबाही हुई है। इसमें भुंतर, कुल्लू और मनाली समेत कई जगहें शामिल हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि जहां बांध हैं वहीं तबाही हुई है। उधर कुल्लू के डेप्यूटी कमिश्नर आशुतोष गर्ग ने कहा कि बांधों की भूमिका पर जांच की जा रही है। जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसमें बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं ऑलरेडी, विच एवरी डैम हैज टू फॉलो, और उनको वो चीज़ें फॉलो करनी है कि जब पानी रिलीज करना है तो उससे पहले वार्निंग्स एंड हाउ इट इज़ टू बी रिलीज, सो दैट ऑब्वियसली अगर डैम से सडनली पानी छोड़ेंगे तो डाउनस्ट्रीम जो इमीडिएट डाउनस्ट्रीम एरिया होगा वो अफेक्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इतना सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर सडनली पूरे गेट्स खोल के अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो इट विल लीड टू डिजास्टर। बट वेदर दोज SOPs and those regulations are followed or not, and क्या हम उनको उतने stringently enforce कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक सवाल है जिसपे we definitely need to work more harder and need to make sure कि वो regulations proper तरीके से follow हों। तो वहाँ पे जब भी visit किया तो I will not say कि लोगों के मन में resentment नहीं थी, there was a strong resentment and उनकी तरफ से कुछ allegations थी कि जिस तरह से डैम से पानी छोड़ा गया, whether the standard operating procedure जो वाटर की रिलीज को लेकर है क्या उसको फॉलो किया गया है नहीं। सो इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, और हम लोगों ने तो ऑलरेडी इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर करी भी है। नदियों के जलस्तर और उससे होने वाली बाढ़ का पूर्वानुमान करना सेंट्रल वाटर कमीशन का काम है, जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है। क्या आपको यकीन होगा कि हिमाचल जैसे राज्य में जहां इतनी विशाल नदियां बहती हैं और बाढ़ की प्रबल संभावना है, वहां पर सेंट्रल वाटर कमीशन का कोई फोरकास्टिंग स्टेशन ही नहीं है। यह बात जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट में भी दर्ज है और आप इसे वहां देख सकते हैं। हमसे बातचीत में सेंट्रल वाटर कमीशन के एक अधिकारी ने भी इसे स्वीकार किया कि जो भी फ्लड प्रोन इलाके हैं उसमें फ्लड फोरकास्टिंग होना चाहिए। अभी हमारे देश में स्थिति यह है कि सेंट्रल वाटर कमीशन एक ही एजेंसी है, लेकिन उनको आप देखिए, उत्तराखंड में जब सबसे बड़ी बाढ़ आई जून 2013 में, उसके बाद ये पता चला कि CWC उसका फोरकास्टिंग कर ही नहीं पाया। 2014 सितंबर में कश्मीर में बहुत बड़ी बाढ़ आई, उसका फोरकास्टिंग CWC ने कुछ नहीं किया। अभी हिमाचल में इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसका कोई फोरकास्टिंग CWC ने नहीं किया। हर बार जब उनको पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं फोरकास्टिंग करने के लिए, इसलिए हमने नहीं किया। तो ये एडहोकिज्म बताती है। हमारे देश में फ्लड फोरकास्टिंग के बारे में सबसे पहले कंप्लीट एडहोकिज्म है। हर फ्लड फोरकास्टिंग के लिए जरूरत है उस इलाके में फ्लड फोरकास्टिंग होना चाहिए। यदि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन को इनवाइट नहीं करती है तो स्टेट गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी बन जाती है फ्लड फोरकास्टिंग करने की कायदे से। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल डिजास्टर का इश्यू है। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के कारण अप्रत्याशित बारिश, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं की संख्या और तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ेंगे। ऐसे में विकास प्रोजेक्ट किस तरह के हों, यह विषय काफी अहम है। एक बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम और उसके आधार पर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।